हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करना मोर अपडेट पाने के लिए। चाहे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पहुँचे, और दूसरे को भी इन्फॉर्मेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फिर शेयर करिए। चलिए बात करेंगे लेडी सुपरवाइजर JSSC लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2024 पेपर 3 का, जो आप लोग सोशोलॉजी सब्जेक्ट रखे हैं, समाजशास्त्र, उसका जो परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका लगातार मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोग को। और अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट जो है 4 तक कंप्लीट करा लिया हूँ, और अभी आज जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो प्रैक्टिस सेट 5 रहेगा। अब प्रैक्टिस सेट जो है आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं विस्तारपूर्वक, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। सबसे पहले आपको चैनल पर आ जाना है, और चैनल पर आइएगा तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, मतलब लोगो देखने को मिलेगा, वेलकम टू टीचिंग बाय आर के माथुर। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे जाइएगा तो यहाँ पर बहुत सारा वीडियो जो है अपलोड देखने को मिलेगा, शॉर्ट और लॉन्ग भी वीडियो मिलेगा। बट आपको जाना कहाँ पर है, ये जो प्ले लिस्ट देख पा रहे हैं यहाँ पर, प्ले लिस्ट जो यहाँ पर बना हुआ है, बस यही प्ले लिस्ट पर आपको क्या करना है, इसी प्ले लिस्ट में आपको जो है क्लिक करना है, और जैसे इसको क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और पहले ही लिंक पर SSC लेडी सुपरवाइजर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि SSC लेडी सुपरवाइजर। वहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और जैसे इसको क्लिक कीजिएगा आपको इस प्रकार से इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, और यहाँ पर सारा वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं SSC लेडी सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षिका, समाजशास्त्र प्रैक्टिस सेट 1, फिर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 एंड प्रैक्टिस सेट 4। ये लगातार जो है वीडियो, आपको कहीं आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपका सोशोलॉजी सब्जेक्ट है तो यहाँ से आप जरूर एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मिनट का भी वीडियो नहीं है, जानते कि 1 मिनट का 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो है, तो ऐसी बात नहीं। अब अभी आपका समय पर्याप्त मात्रा में नहीं है, आपका समय जो है बहुत कम है, एग्ज़ाम नियर है, बहुत जल्द जो है आपका देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में डेट। मान के चलिए आपके पास अभी 1 मंथ का समय बचा हुआ है। ठीक है, 1 मंथ के अंदर जो है आपको एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम भी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन 2-3 महीना के अंदर जो है एग्ज़ाम सारा कंडक्ट JSSC करवाएगी सरकार। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 5 लगाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि क्वेश्चंस का आंसर आपको मालूम है तो नीचे दी कमेंट पर आप आंसर हमें दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि कितने स्टूडेंट सीरियसली है इस एग्ज़ाम को। तो चलिए फटाफट चलते हैं, क्वेश्चंस को लगाते हैं आंसर, और आप लोग वीडियो को पॉज कर भी आंसर आप देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कौन सा पंचवर्षीय योजना अंतिम थी। पहले आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी। हालांकि इकोनॉमिक्स का सवाल है, फिर भी जो है आपको सोशोलॉजी में कहीं ना कहीं आपको देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो है सबसे पहले 1952 से शुरू हुआ था। 1952 से लेकर 1957 तक ये पहला पंचवर्षीय योजना था, और अंतिम पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो 2012 से लेकर 2017 तक, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कारक द्वित्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है। यहाँ पर शब्द को जब भी आप सेंटेंस को पढ़िएगा क्वेश्चंस को, तो ध्यान में रखिएगा कि नहीं है से रिलेटेड 2-3 सवाल, ये 4 क्वेश्चन आप पूछ सकता है, इससे हड़बड़ाइएगा नहीं। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, जैसे जैसे हमने प्रैक्टिस करवाया हो बिल्कुल आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो कौन सा कारक
दृढ़वादी विश्लेषण से संबंधित। विश्लेषण और एक संश्लेषण होता है। विश्लेषण मतलब होता है फैलाना, विस्तार करना। जैसे कोई भी चीज को हम विस्तार कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कारके मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्म से पढ़े होंगे आप लोग हिंदी में, तो उसी प्रकार से यह पूछा गया कि कारक दृढ़वादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अतिरिक्त मूल्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा संप्रदायवादी जो है उनमें से कौन सा एलिमेंट इनमें से नहीं है? ऑप्शन है असुरक्षा, पूर्वाग्रह, तनाव और सहिष्णुता। तो संप्रदायवाद में कौन सा तत्व नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सहिष्णुता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर ने, आपको यहाँ पर बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में, कि बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। मैक्स वेबर में जो थे वो बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था 2, 4, 6 और 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। मैक्स वेबर ने 6 बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। अंत्योदय योजना राजस्थान में शुरू की गई थी, कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1977 ईस्वी में, ठीक है। अगला, सामाजिक क्रिया के निर्वाचनात्मक बोध के बारे में किसने कहा था? ठीक है, पेरेटो, वेबर, पार्सन्स और स्पेंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा वेबर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 17वें लोकसभा में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का क्या प्रतिशत है? अभी हालांकि 18वें लोकसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी ने अत्यधिक वोट लाकर जो है इस बार फिर से सरकार बनाई। तो ये भी आपसे सवाल यहाँ पर पूछ सकता है कि अभी जो 17वें लोकसभा है, 18वें लोकसभा है, या ऐसे भी पूछ सकता है अभी वर्तमान में कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि 17वें लोकसभा में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का क्या प्रतिशत था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 14.3%, ठीक है। तो याद रखिएगा 14.3% इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछेगा इस बार, पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि सोशोलॉजी, पॉलिटिकल, ये सब में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान से रखिएगा याद कि 18वें लोकसभा का चुनाव इस बार हुआ था और बीजेपी की सरकार फिर से बना, जिसमें पीएम मोदी जो है, दामोदर दास मोदी जो है, जिसको हम पीएम मोदी कहते हैं, तो वो जो है तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और 18वें ये लोकसभा चुनाव थे, क्लियर है। अगला जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है कि लैटिन शब्द सुई जेनेरस है ना, जेनेरस का अर्थ क्या है? सुई जेनेरस का अर्थ क्या है? छोटा आकार या अनोखा या बड़ा आकार या विस्तृत। तो सुई आपको वर्ड से ही मालूम चल रहा है कि सुई जेनरिक है ना, या जेनरस, ये अनोखा एक शब्द लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1974 में, 1975, 1978, 1983। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इन पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा, आप लोग कितनों भी पढ़े होंगे, लेकिन आपको फंसाने के लिए नहीं वर्ड जुड़ा रहेगा कहीं ना कहीं, तो ध्यान रखिएगा। हमने फिर से मैं बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आपको नहीं से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो आपको ऑप्शन से छांटना पड़ेगा उसमें कि कौन सा इसमें नहीं होगा, ठीक है।
तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इन पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन है जैन, बौद्ध, लिंगायत और सिख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा, देखिए जैन तो धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख भी है, लेकिन यहाँ पर लिंगायत जो होता है कहीं ना कहीं यहाँ पर लागू नहीं होता। ये तो यूनिक लग रहा है और आपको यहाँ से पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आंख मूंद के आप लोग वहाँ पर टिक लगाइए, क्योंकि सीबीटी मोड पर आधारित एग्जाम होगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन आप लोगों का एग्जाम होगा। क्लियर है? चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है 1993, 2000, 2004 और 2007। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का 2007 को। ठीक है, 2007 में क्या होता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का प्रचलित या प्रचलन जो है सबसे अधिक हुआ था 2007 में। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 सांस्कृतिक सारभाग की अवधारणा है। अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, सांस्कृतिक सारभाग का अवधारणा किसने दिया था? ऑप्शन है जूलियस स्टीवर्ड, ग्रेवर्नर, इलियट और लिंटन। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा जूलियन स्टीवर्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 से 2 सवाल। ठीक है, तो बुक एंड ऑथर से रिलेटेड मैं वीडियो एक ले आकर आऊँगा क्लास, तो उस क्लास में सिर्फ बुक एंड ऑथर के बारे में डिस्कस कर दूंगा। एक ही क्लास में आपका 2 क्वेश्चन आराम से पूछा, एग्जाम आराम से बना लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है क्वेश्चन कि ऑगस्ट कामठे की पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी है 2 खंड में, 4 खंड में, 5 खंड में और 6 खंड में। तो इसका जो अगस्त कामठे का जो पुस्तक है जिसका नाम था पॉजिटिव भी है ना, पॉलिटी, तो वह जो है कितने खंड में है? 4 खंड में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला कौन सा उदाहरण सांस्कृतिक का आधार तत्व नहीं है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर है संकेत, मूल्य, संबंध और मानक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नातेदारी में वर्गात्मक संज्ञाएं दी गई है। ठीक है, नातेदारी में वर्गात्मक संज्ञाएं दी गई है मुजुबदार द्वारा, मार्गन द्वारा, ठीक है, मर्ठव द्वारा और टाइलर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा मार्गन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 पेरोटोन ने अवशेषों के कितने वर्ग की पहचान की है? कितने वर्ग की पहचान की थी? तो 6 वर्ग की पहचान की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है इनमें से कौन सा एक कारक सामाजिक परिवर्तन का नहीं हो सकता? कौन सा कारक जो है सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं हो सकता? विचारधारा, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी और मानव मूल्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित नहीं है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कि संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित नहीं है? तो जैसे कि आपको पता है कि 1963 या 163 जो धारा है वो आदिम कल्याण मंत्री से संबंधित है, 165 भी है और धारा 166 भी है।
लेकिन 164 धारा है वो कहीं ना कहीं नहीं इससे संबंधित रखता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? ठीक है, विद्यालय, युवा गृह, सेना और परिवार। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सेना, जबकि विद्यालय, युवा गृह या परिवार जो है समाजीकरण की अवस्था के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि बच्चे का जो समाजीकरण की प्रथम पीढ़ी होती है वो परिवार से ही होती है। जिस प्रकार का वातावरण में, जिस प्रकार के परिवार में बच्चे का लालन पालन होगा, उसी प्रकार से बच्चे वहाँ की संस्कृति को, रीति रिवाज को सीखेंगे और आगे चल के उसकी जो सोच विचार होगा उस सोच विचार में वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन सा संयोजक प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? कौन सी संयोजक प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है संयोग, प्रतियोगिता, समायोजन और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तो होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा? तो देखिए, समायोजन प्रक्रिया का प्रकार प्रतियोगिता कंपटीशन नहीं है, जबकि संयोग कॉर्पोरेशन होगा, है ना, कोऑपरेट होगा, और समायोजन एग्जैक्टमेंट भी होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी जो है यहाँ पर दोनों सही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि कौन सा संयोजक प्रक्रिया का प्रकार नहीं है, तो कंपटीशन यहाँ पर नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि समजाति चेतना, है ना, स्वजाति चेतना की अवधारणा किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा कि जो कंसेप्ट से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है, जैसे कि आपने अभी देखा आमटी का पूछा गया था, तो उसी प्रकार से ये पूछा गया कि स्वजाति चेतना की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? एफ बिल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 22, मूल परिवार की अवधारणा किसने दिया था? मूल परिवार की अवधारणा जो है मॉर्डफ ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या किया था? समाजशास्त्र की जो शिल्प मतलब क्या होता है? कला के रूप में किसने व्याख्या किया था, किसने एक्सप्लेनेशन किया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा मिल्स ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर भी आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा यदि आप लोग जान रहे हैं तो। ठीक है, तो इसलिए हमारे साथ लगातार आप लोग जुड़िएगा, लगातार मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। और बहुत जल्द जो है आप लोगों को डिमांड है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आइए सर। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, हड़बड़ाइए नहीं, प्रैक्टिस सेट अभी करते रहिए आप लोग, और साथ ही साथ मैराथन क्लास और मॉक टेस्ट भी करवा देंगे, ताकि जो पेपर जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर 3 में जो आपका सोशलाइजेशन से क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे छूटेंगे नहीं। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, वर्ग स्थिरीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यतः सुसंगठित नहीं है? तो 24 का आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार के सामाजिक मानदंडों में उनका उल्लेख एक निषेध है? ठीक है, तो इसका 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकाचार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दुखरिम ने बताया कि धर्म का आदिम स्वरूप है टोटम, कल्याण, प्रतीक या मूर्ति पूजा। तो 26 का आंसर हो जाएगा टोटम। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर द्वारा वधु को संपत्ति देने के वादे का उदाहरण है? दहेज, स्त्रीधन, मेहर और वधु शुल्क। तो 27 को सभी कोई जानते होंगे, मेहर इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन अमेरिका में कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1899 में, ऑप्शन बी में है 1876 में, ऑप्शन सी में है 1907 में और ऑप्शन डी में है 1914 में। फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा,
समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन अमेरिका में कब शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी में। ठीक है, अमेरिका में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, ये भी आपसे डिफिनेशन भी पूछ सकता है। डिफिनेशन तो जो भी सब्जेक्ट से आप सोशोलॉजी, हालांकि सोशोलॉजी से आप सब्जेक्ट की एग्जाम दे रहे हैं तो सोशोलॉजी के बारे में कुछ न कुछ आपको जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि समाजशास्त्र जो है सोशोलॉजी, वो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का एक विज्ञान है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? ठीक है, यह स्टेटमेंट किसने किया था? ऑप्शन पहले देख लेते हैं, काम्टे, डुक्रिम, वेबर और मार्क्स। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा काम्टे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चंस क्या है कि क्वेश्चन नंबर 30, किस समाजशास्त्री का कथन है कि समाजशास्त्र शुद्ध सामाजिक भौतिकी है? फिर से क्वेश्चंस को पढ़ दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। किस समाजशास्त्री का कथन है कि समाजशास्त्र जो है शुद्ध सामाजिक भौतिकी है? ऑप्शन है स्पेंसर, अगस्ट काम्टे, मैक्स वेबर और मैकावेर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा अगस्ट काम्टे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं लगातार जो है प्रैक्टिस में करवाता रहूँगा आप लोग को, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले और सभी इस पर ज़ोरों शोरों से तैयारी करें। और आप जो है यदि आपका किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो हमें नीचे दे कमेंट पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक ग्रुप में बनाने चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। सोशोलॉजी का समाजशास्त्र सोशोलॉजी जो भी स्टूडेंट है सब्जेक्ट, उस एक मैं ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें मैं ऑनलाइन टेस्ट लूँगा आप लोग से। जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बिल्कुल उसी प्रकार से पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन में सेट करके दूंगा। और ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर में आप लोग यदि इंटरेस्टेड है तो नीचे दीजिए नंबर पर आप ऐड कर सकते हैं 9304420621 पर। ये ग्रुप जो है लेडी सुपरवाइजर नाम से आपका ग्रुप रहेगा। ठीक है, और ये ग्रुप से आपको क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको बेनिफिट जो होगा आप सोच रहे हैं क्या बेनिफिट होगा हमें? तो बेनिफिट जो होगा इसमें पहला बेनिफिट होगा कि ये ऑनलाइन टेस्ट पर आधारित होगा। जैसे सीबीटी मोड पर होता है ना, ऑनलाइन सीबीटी मोड पर आधारित, उसी प्रकार से मैं एक लिंक भेजूंगा ग्रुप में, और उसी ग्रुप में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा निर्धारित मैं समय दे दूंगा और उसी समय के आधार पर जो है आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और टेस्ट को सबमिट होने के बाद जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें अपियरिंग होंगे उसका एक रिजल्ट होगा, और रिजल्ट जो है आपके समक्ष जो है ग्रुप में डाला जाएगा, ताकि जो है आप अपने आप को आकलन कर सकेंगे कि कितने क्वेश्चंस का आपने सही जवाब दिए और किसमें कितना क्वेश्चंस रॉन्ग किए। तो अभी आप सुधार सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी यदि जाने ना दे, क्योंकि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें तो दूसरा सब्जेक्ट और मेल जो है कैंडिडेट इसमें अपियरिंग नहीं हो पाएंगे। सिर्फ सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस स्टूडेंट और सिर्फ महिला ही उम्मीदवार इस फॉर्म को जो है एग्ज़ाम देंगे और नियुक्ति आप पा सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है आप लोग के लिए, ध्यान से पढ़िएगा तो आराम से हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट सीबीटी मोड पर मैं एक लिंक दे दूँगा, और लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप मेरा जो नंबर अभी दिए उसी नंबर पर आप लोग जो है रिक्वेस्ट करके भेज सकते हैं, ताकि मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा, और जितना भी स्टूडेंट उसमें जुड़ेंगे, ठीक है, उसका मैं उसमें नोटिस में डालते रहूँगा कि कब कब आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, और उसी आधार पर जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा,
और अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आप लोग यहीं के मतलब कहीं से भी पढ़े हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी भी किए हैं या फिर हमारे चैनल थ्रू से अभी तक पढ़े हैं या फिर आप बुक से खुद से पढ़ रहे हैं या कहीं दूसरे सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो आपका तैयारी जो है कहाँ तक अभी कितने लेवल तक पहुँचा है, ये आप अपने आप को अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी ये टेस्ट जो है बिल्कुल अभी फ्री रहेगा। ठीक है, जो भी नोटिस है अभी मिलते चलेगा एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम। ठीक है, टेस्ट बाय टेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे और हमारे चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए ताकि इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक पा सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो नीचे दे कमेंट पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।